14 चंद्रगहना से लौटते हुए। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। जैसा कि चैप्टर में हमने पढ़ा था कि केदारनाथ अग्रवाल ने यहाँ प्रकृति के प्रति उनका विशेष लगाव रहा है। वह चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है और लौटते हुए उसकी किसान मन को खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। मतलब अपने आप को वो रोक नहीं पाते और वही बीच में बैठ करके इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है। यानी जो सिंपल से साधारण सी जो चीज है उसमें भी वो ऐसी असाधारण सौंदर्यता ढूंढ लेते हैं और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती हैं। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त होती है। इस पाठ के आधार पर, जैसा कि हमने भी पढ़ा भी है, अपन पढ़ चुके हैं, इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। यहाँ पर है चंद्रगहना से लौटती हुई। प्रस्तुत पाठ के बाद में बताया था कि जब जो कवि है चंद्रगहना गांव से लौट रहा था तो लौटते वक्त वो प्राकृतिक दृश्य को देखने के हेतु वो में ही जो खेत खलिहान थे वहां एक मुंडेर पर बैठ जाते हैं और जब उसका अवलोकन करते हैं तो उनके मन में क्या जो ख्याल आते हैं उनको उसने अपनी कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत प्रकृति का सजीव चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। देख आया चंद्रगहना, यानी चंद्रगहना एक गांव का नाम है और जब उस गांव को वो देख लेते हैं तो उसके बाद रास्ते का यहाँ पर वर्णन किया गया है। देखता हूँ दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। जब रास्ते में वो किसी खेत पर रुकते हैं तो एक खेत की मुंडेर पर या मेड़ पर बैठ जाते हैं। मेड़ का अर्थ मैंने बताया था, जो मिट्टी से बनी ऊंची दीवारें होती हैं, क्यारी जिसको बोल सकते हैं, वो उस मेड़ पर बैठ करके वो जो प्रकृति का दृश्य, वहां खेत और हरियाली का दृश्य दिखता है उनका उन्होंने अपने शब्दों में यहाँ पर वर्णन किया है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। अब जब कवि वहां पर बैठे थे तो बैठे हुए उन्होंने देखा कि उनके पास में एक चने का पौधा लगा हुआ है। चने के पौधे की हाइट काफी कम होती है, उसका कद काफी छोटा होता है। तो यहाँ पर ठिंगना शब्द है। ठिंगना शब्द का मतलब होता है जिसकी ऊंचाई कम होती है। ऊंचाई में जो कम चीज होगी वो ठिंगना कहलाता है। एक बीते के बराबर, एक बीते का मतलब होगा आपकी ये वाली उंगली से लेकर और ये अंगूठा, तो ये जो नाप कहलाएगी वो हमारा कहलाता है एक बीते के बराबर। एक बिलांद जिसको हम बोल सकते हैं, एक बीते के बराबर लगता है। यह हरा ठिंगना चना जिसकी ऊंचाई काफी कम है, यानी एक बीते के बराबर है। बांधे मुरेठा शीश पर, मुरेठे का मतलब मैंने बताया था आपको पगड़ी या साफा। बांधे मतलब बांधे हुए हैं, शीश मतलब सिर पर, पगड़ी। अब वो पगड़ी कौन सी वाली है? छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। जो चने का पौधा है वो नीचे से तो क्या है, हरे रंग का है, उसकी जो पत्तियां स्टेम है वो तो है हरे रंग की, लेकिन उस हरे रंग के पौधे पर एक जो गुलाबी रंग का फूल खिला हुआ है उसको यहाँ पर कवि ने एक किसके समान माना गया है? किसके समान माना है? पगड़ी के समान। पगड़ी के समान, ठीक है। तो उस गुलाबी रंग की जो पगड़ी बांधे हुए है, ऐसा लगता है कि मानो कोई पुरुष या कोई नायक है जो गुलाबी रंग का साफा बांध करके वहां पर खड़ा है। यहाँ पर देखो आगे बोल रहे हैं सचकर खड़ा हुआ है। यहाँ पर मानवीकरण, चने के पौधे का मानवीकरण करके यहाँ पर चने के पौधे को एक नायक के रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है। पास ही मिल रहा उगी है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटेली। जब उसने देखा कि खेत में चने का जो पौधा होता है, चने के पौधे ज्यादा हाइट के नहीं होते हैं, बहुत कम हाइट के होते हैं और उसी में उसमें चने आने शुरू हो जाते हैं। तो चना आने से पहले फूल, जो कली आती है, फिर फूल बनती है, फूल झड़ करके चना बनना स्टार्ट होता है।
तो यहाँ पर आगे बोल रहे कि उस चने के पौधे के पास ही जो अलसी का पौधा है वो भी उगा हुआ है। कई बार हम देखते हैं कि खेतों में जो हम पौधे लगाते हैं उसके साथ में कुछ पौधे अपने आप उग जाते हैं, जिनको हम बीज वगैरह भी नहीं डालते, लेकिन फिर भी खेतों में वो पौधे उग जाते हैं। तो वो पौधे उग गए हैं, और वो पौधा उनमें से कौन सा है? अलसी का पौधा। पास का ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली। हटीली का मतलब होता है किसी चीज को जबरदस्ती प्रवेश हो जाना, हट करना। तो वैसे ही चने के पौधे के पास में अलसी का जो पौधा है वो ऐसा लग रहा है मानो हट करके वहां पर उग गया हो या खड़ा हो। बीच में देखो, अब यहाँ हटीली शब्द आया है। हटीली हो गया आपका, हटीली शब्द कैसा हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। जब यहाँ पे हटीली शब्द स्त्रीलिंग हो गया, इसका मतलब, और अलसी जो शब्द है वो भी स्त्रीलिंग है, यानी कि यहाँ पर कवि ने जो अलसी का पौधा है उसकी तुलना एक नायिका के समान की है, नायिका से की है। चने के पौधे की किससे की है? नायक से की गई है, एक पुरुष से की गई है। और जबकि अलसी का जो पौधा है उसकी तुलना की है, उसकी दी गई है उपमा एक नायिका के समान। बीच में अलसी हटीली, देह पर पतली, कमर की है लचीली, नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर। अब यहाँ पर जो अलसी का पौधा है, वो अलसी का जो पौधा लगी हुई है वो कैसी है? जिस प्रकार से किसी नायिका का जब सौंदर्य वर्णन किया जाता है तो उसकी देह क्या होती है? पतली होती है। पुरुष की अगर उसके कंपैरिजन में हम दिखाए थे तो उसकी जो देह होती है वो काफी पतली होती है। तो जो अलसी का पौधा है उसकी देह भी काफी पतली है, यानी वो काफी पतला है। आगे देखिए, देह की पतली, कमर की है लचीली। कमर की लचीली का मतलब है जो फ्लेक्सिबल होती है कमर। जो यहाँ पर नायिका की कमर की क्या सौंदर्य का वर्णन किया है कि वो काफी पतली है। देह की पतली, कमर की पतली, इसका मतलब है कि जो पौधा है उसकी जो वो है काफी कमजोर है, पतला दुबला है, कमजोर है। नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर, और उसने उसके ऊपर जो फूल खिले हुए वो कौन से कलर के हैं? रंग के हैं, नीले रंग के पौधे हैं। देखिए पिक्चर में भी यहाँ बताया गया, दिख रहा है आपको? ये चने का पौधा है, बाकी सारे पौधे हैं ऐसा लग रहा है जैसे बराती की तरह हैं। और यहाँ पर ये जो पौधा है वो अलसी का पौधा है, और यहाँ पर इसको चने के पौधे को पुरुष माना गया, उसकी भी हाइट कम बताई गई है, और ये बताया है एक नायिका के रूप में। दिखाई दे रहा है पिक्चर में? समझ में आ रहा है? यस मैम। आगे देखिए, कह रही है जो छुए दूं हृदय का दान उसको, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। अब यहाँ तक देखिए, कह रही है जो यहाँ पर जब अलसी के पौधे के ऊपर नीला जो पौधा है वो चने के ऊपर झुका हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मानो नायिका कह रही है कि अगर मुझे अगर प्रेम से अगर तुम छुओ तो मैं अपना हृदय भी तुमको समर्पित कर दूं, या हृदय का दान दे दूं। दान देना मतलब अपने आप को तुम्हारे लिए समर्पित कर दूं। और सरसों की न छुओ हो गई है सबसे सयानी। अब जब कवि ने आगे देखा जहाँ चने और अलसी के पौधे लगे हुए, वही थोड़ी दूर देखने पर उसे सरसों के पौधे भी नजर आते हैं। तो यहाँ पर कवि सरसों के पौधों के सौंदर्य वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके सौंदर्य के बारे में तो पूछना ही व्यर्थ है, मतलब इतना है कि उसके विषय में मैं आपको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, वो इतने खूबसूरत हैं। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। सयानी का मतलब मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? समझदार। समझदार हो जाना, बड़ी हो जाना, है ना? तो वो कह रही है कि या युवावस्था में चले जाना। जैसे अभी आप लोग हो युवावस्था में हो, तो आप लोगों में से जो बच्चे हो थोड़े से मैच्योर होने लग गए, समझदार होने लग गए, तो वैसे ऐसा लगता है कि मानो सरसों भी अब सयानी हो गई है। क्योंकि सरसों के जो पौधे होते हैं वो चने के पौधे और दूसरे जो पौधे होते हैं उनसे थोड़े से उनकी हाइट ऊंची होती है, इसीलिए यहाँ पर सरसों को सयानी बताया गया है। चने के पौधे से ज्यादा ऊंची हाइट किसकी है? सरसों के पौधों को।
हो गई है सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी। अब यहाँ पर जो सरसों का पौधा है उसकी उपमा किससे दी गई है? हाथ पीले कर गए एक कन्या के साथ, कन्या के रूप में, समान। कन्या के रूप में, ऐसी कन्या जो समझदार हो गई है, जो विवाह के लायक, युवती हो गई है, युवती हो गई है अर्थात अब उसका विवाह का समय आ गया है, इसीलिए यहाँ पर सरसों को सयानी बताया गया है। जब किसी युवती की शादी होती है तो उसके पीले हाथ किए जाते हैं, एक ये हमारे भारतीय संस्कृति में शामिल है। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि वो सरसों सयानी हो गई है, जो अपने पीले हाथ करके ब्याह मंडप में पधारी। ब्याह मंडप मतलब जहाँ पर शादी की कार्य किए जाते हैं, क्रियाएं की जाती हैं, वहां पर पधारने का मतलब होता है आना, आगमन करना। तो ऐसा लगता है कि सरसों, क्योंकि चारों तरफ पीली सरसों जो फैली हुई है, ऐसा लगता है कि मानो विवाह मंडप सजा हुआ है और वहां पर वो जो सरसों है वो सयानी होकर विवाह हेतु हाथ पीले करके वहां पर आ गई हो। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। ऐसा लगता है कि जैसे फाग, फाग मैंने बताया था कि फागुन के महीने में गाए जाने वाले गीतों को फाग कहते हैं। फागुन के महीने में, ये फागुन का महीना है, जो हिंदी महीना हम बोलते हैं, आषाढ़, सावन, फागुन, है ना, आशोज, ये सारे महीने हिंदी नाम है। तो उसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो फागुन का महीना है उसमें ऐसा लग रहा है कि मानो चारों तरफ इतनी खुशियां, इतना सौंदर्य बिखरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मानो फागुन का महीना स्वयं फाग गा रहा हो। फाग कब गाए जाते हैं पता है ना? होली के पहले फागुन के महीने में फाग गाए जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो फागुन के महीने में स्वयं फागुन का जो महीना है वो ही फाग गा रहा है, आ गया है आज जैसे। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। और ऐसा लगता है कि चारों तरफ जब खेतों में मैं सरसों को बिखरा हुआ देखता हूँ, ऐसा लगता है कि मानो स्वयंवर रचा जा रहा हो। स्वयंवर के लिए मैंने आपको बताया था, स्वयंवर का मतलब होता है अपने द्वारा स्वयंवर को चुनाव करना, जो कि पुरानी जो राजा महाराजा होते थे उस समय में होता था कि जो स्त्री है वो स्वयं अपने जैसे 10 राजा खड़े हैं उसमें से एक कंडीशन रखी जाती थी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो उसमें सक्सेस होता था उसको वर चुन लिया जाता था। तो कवि यहाँ कह रहा है कि देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा, ऐसा लगता है कि मानो, क्योंकि सजा हुआ वो मंडप नजर आता है, वो खेत सरसों के, तो ऐसा लगता है कि मानो वहां स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, और उस स्वयंवर के कारण इतनी सारी चारों तरफ खुशियां बिखरी हुई हैं, ऐसा लगता है प्रकृति का अनुराग, अनुराग का मतलब मैंने बताया था प्रेम, अंचल यानी आंचल हिल रहा है। अब अंचल कैसे हिलेगा? अंचल हिलने का कारण मैंने बताया था, जब चारों ओर सरसों खिली हुई है, सरसों के फूल खिले हुए हैं, और जब हवा चलती है, हवा चलने के साथ जो सरसों के पौधे एक तरफ झुक जाते हैं और हवा के चलने के साथ में जब वो लहराते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो जो प्रकृति है उसका प्रेम रूपी आंचल लहरा रहा हो, हिल रहा हो मतलब उसका प्रेम रूपी आंचल खुशी से लहरा रहा हो। आगे चले, टाइम थोड़ा देख लीजिएगा बेटा, दूसरी क्लास का टाइम तो नहीं हुआ? बताइए। मैम होने वाला है। होने वाला है तो आज एक कल करवाऊं? हाँ मैम। ओके ठीक है, देख लीजिए, अभी भी कुछ नहीं आ रहा हो तो वैसे तो यहाँ तक हम कर चुके हैं पहले भी, एक बार फिर भी देख लीजिए अगर कुछ नहीं आता है तो। मैम एग्जाम कब से है? अभी डेट नहीं आई बेटा उसकी। मैम 10 मिनट बड़े मैम, करा दो एक बार। हाँ मैम अभी 10 मिनट बड़े, 1:10 पे आती है। 10 मिनट है, ओके चलिए। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से, यहाँ पे कल हमने पढ़ा था विजन का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पर लोग नहीं होते हैं, विजन कहलाता है। यानी जो स्थान
आपका किसी शहर या गांव से दूर होता है, जहां पर लोग नहीं होते, क्योंकि गांव और शहरों में लोग दिखते हैं, लेकिन विजन का मतलब है ऐसा स्थान जहां पर लोग ना हो। दूर व्यापारिक नगर से, व्यापारिक नगर मतलब यहाँ पर है गांव से दूर। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, कि ऐसा स्थान जहां पर लोग तो नहीं है, लेकिन लोग और ऐसी जमीन है जहां पर कुछ उग नहीं रहा हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मानो उस भूमि पर काफी उपजाऊपन है, प्रेम रूपी उपजाऊपन है, यानी जहां पर प्रेम उपज रहा है, ऐसी वीरान जगह। यहाँ वीरान जगह का मतलब होते है शहर या गांव से दूर, जंगल की बात की जा रही है, वन की बात की जा रही है, ऐसे स्थान पर जहाँ लोग नहीं है, फिर भी यहाँ पर प्रेम की वर्षा हो रही है। अब प्रेम की वर्षा हो रही है, आगे देखो क्या है, और पैरों तले है एक पोखर। प्राकृतिक दृश्य का वर्णन, उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि यहीं पर जब आगे विजन में मैं देखता हूँ जहाँ पे वीरान है, लेकिन चारों तरफ हरियाली, हवा और पानी के झरने जो देख रहे हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पे प्रेम की वर्षा हो रही है। और वहीं पर जो नीचे तले में है वो एक छोटा सा तालाब है। पोखर का मतलब होता है तालाब। छोटा सा तालाब है, उठ रही है जिसमें लहरियां, जिसमें हवा के झोंके के साथ में उस तालाब में जो पानी है उसमें लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास पूरी ले रही है वह भी लहरियां। और उस तालाब के तले में आपने देखा होगा कि जो गांव वगैरह में रहते हैं उनको देखा होगा तालाब के नीचे भी पानी में घास उग जाती है। तो वो जो घास उगी हुई है और जब हवा चलती है, हवा की लहर के साथ जब पानी में लहर चलती है, तो उस लहर में भी जो नीचे जो घास उगी हुई है वो भी लहराने लगती है, उस पानी के बहाव के साथ ही चलने लगती है। तो ऐसा लगता है कि मानो वो जो घास है वो भी लहरें ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए, आगे का हम कल देख लेंगे। ओके मैम। ओके मैम। आ गया, क्लियर हो गया होगा। वैसे तो 2-3 दिन से हमारा ये चैप्टर चल रहा है।